गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट वक्ता सोनभद्र, इस डीएलएड के ऑनलाइन क्लास में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज फिर कुछ परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इस पेपर के पाठ्यक्रम पूर्ण हैं। अब हम लोग परीक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी इस तरह के प्रश्न आते हैं, उस पर भी चर्चा करते रहे हैं। तो आज फिर कुछ प्रश्नोत्तरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेखों का महत्व लिखिए। इसका उत्तर है, अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगी गई विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है तथा यह भावी योजनाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। तो विद्यालय अभिलेख वास्तव में विद्यालय के प्रगति के बारे में, विद्यालय से संबंधित समस्त जानकारियों को इकट्ठित संचित रूप से रखा जाने वाला एक सूचनाओं का पुंज है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। आपको यहाँ बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। न्यूनतम अधिगम स्तर अर्थात छात्र के किसी स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनके ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग में पर्याप्त ज्ञान ही या पर्याप्त रूप से सीखे गए व्यवहार ही अधिगम स्तर की श्रेणी में आते हैं। अर्थात किसी क्लास के लिए जो मापदंड या मानक निर्धारित हैं, उतना बालक द्वारा सीखा गया है कि नहीं सीखा गया है, यही न्यूनतम अधिगम स्तर है। जैसे मान लीजिए टीईटी की परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसमें पासिंग मार्क 150 में लगभग 83 रखा गया है और यह जांचने के लिए कि शिक्षक बनने के लिए एक प्रकार से न्यूनतम अधिगम स्तर का कार्य करता है। अर्थात शिक्षक बनना है तो कम से कम इस स्तर पर इतना ज्ञान और बोध होना आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो इसका उत्तर है, श्री जनार्दन रेड्डी ने 1886 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22
जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है, हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1982 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, सर्व शिक्षा अभियान के संचालित किए जाने के उद्देश्य जैसे वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में भी सभी बच्चों को प्रवेश कराना। अगला प्रश्न है, तथा ये सर्व शिक्षा अभियान के और भी कई उद्देश्य हैं, जैसे सन 2007 तक सभी बच्चों कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करना तथा 2010 तक सभी बच्चे का कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर ले, ये इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य था कि सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटे शिविर अर्थात बैक टू स्कूल कैंप में हों। सर्व शिक्षा अभियान का यह प्रमुख लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, अपव्यय का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, अपव्यय का शाब्दिक अर्थ व्यर्थता अथवा उलूल जुलूल या फिजूल खर्ची। शिक्षा में अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है, जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में दाखिला विद्यालय में लेने के पश्चात उसे पूरे किए बिना ही बीच में ही छोड़ देता है, तो यह अपव्यय कहा जाता है। जैसे बालक के लिए तमाम संसाधनों की व्यवस्था, पेरेंट्स द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवस्था, जिससे कि बालक स्कूलों में प्रवेश पा सके और अध्ययन करे, परंतु कुछ वर्षों या कुछ दिनों तक पढ़ने के बाद जब विद्यालय को बालक छोड़ देता है, तो इसमें जो निवेश है, जो आशाएं हैं, वह बर्बाद हो जाती हैं, अर्थात व्यर्थ चली जाती हैं। यही अपव्यय है। अर्थात इस काम में जो व्यवस्थाएं, जो संसाधन, जो अर्थ लगा, वह निराधार हो जाता है और उसका लाभ विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। यह अपव्यय की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, अवरोधन का अर्थ बताइए। अवरोधन का अर्थ है अवरोध अथवा रुकावट आना। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि जब कोई बालक एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है, तो इसे अवरोधन कहा जाता है। अर्थात मान लीजिए माध्यमिक में, चाहे अपर प्राइमरी में, क्लास 6, 7, 8 के लिए 3 वर्ष निर्धारित है, परंतु किसी वजह से
वह बालक किसी सत्र में फेल हो गया या प्रोन्नत नहीं कर पाया तो वो अधिक समय लेता है, अर्थात शिक्षा व्यवस्था में उसके अवरोधन पैदा होता है। इसी तरह से किसी भी स्तर पर, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में और डिग्री लेवल पर भी ये स्थितियां आती हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार की है? तो इसका उत्तर है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का है। अगला प्रश्न है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहां पर है? इसका उत्तर है, भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख संविधान के 42वें संशोधन में दर्ज है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। अगला प्रश्न है, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? इसका उत्तर है, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो किंतु रुचियों तथा नैतिक आदर्शों में अंग्रेज हो। तो इस प्रकार से मैकाले ने अपने परंपराओं को या अपने सभ्यताओं को, चाहे वह भाषा के आधार पर रहे हों, चाहे सोच के आधार पर रहे हों, वह ढालने का प्रयास युवा वर्ग को किया था। थैंक यू। हम समझते हैं कि इससे आप कुछ लाभ उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप ये जान रहे हैं कि दोनों पेपर डीएलएड अर्थात सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर और फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ पेपर पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और इसके बाद हमारा ये प्रयास है कि आप लोगों को परीक्षा में आने वाले जितना भी हो सकता है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर हम लोग चर्चा आगे अनवरत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।